हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार दिवस 2025 के अवसर पर राजधानी पटना में 22 से 24 मार्च तक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। गांधी मैदान, रविंद्र भवन और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में देश भर के नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 मार्च को उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। 22 मार्च को अभिजीत भट्टाचार्य की होगी प्रस्तुति। उद्घाटन समारोह के बाद लोकप्रिय गायक अभिजीत भट्टाचार्य गांधी मैदान में संगीत का जादू बिखेरेंगे। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए बिहार से अपने गहरे जुड़ाव को जाहिर करते हुए कहा, अरे वाह, बिहार तो मेरा ननिहाल है, आई लव यू बिहार। अभिजीत अपने लोकप्रिय गीतों से पटना की शाम को सुरमई बनाएंगे। उद्घाटन समारोह के बाद लोकप्रिय गायक अभिजीत भट्टाचार्य गांधी मैदान में संगीत का जादू बिखेरेंगे। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए बिहार से अपने गहरे जुड़ाव को जाहिर करते हुए कहा, अरे वाह, बिहार तो मेरा ननिहाल है, आई लव यू बिहार। अभिजीत अपने लोकप्रिय गीतों से पटना की शाम को सुरमई बनाएंगे। 23 मार्च को गांधी मैदान में प्रतिभा सिंह बघेल और ऋतिक राज अपनी प्रस्तुतियां देंगे। प्रतिभा सिंह अपनी गजल और शास्त्रीय संगीत से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। वहीं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आलोक राज और अशोक कुमार प्रसाद सुगम संगीत की प्रस्तुति देंगे। नीलम चौधरी कथक नृत्य करेंगी और ज्योति नूरा सूफी गायन होगा। रविंद्र भवन में मुशायरा और कवि सम्मेलन आयोजित होंगे, जिसमें देश भर के नामचीन कवि और शायर शिरकत करेंगे। बिहार दिवस के अंतिम दिन यानी 24 मार्च को समापन समारोह भी यादगार रहेगा। इंडियन आइडल फेम सलमान अली अपनी बेहतरीन गायकी से दर्शकों को झूमने पर मजबूर करेंगे। वहीं रविंद्र भवन में हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा, जिसमें पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा और उनकी टीम अपनी शानदार कविताओं से दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देगी। बिहार दिवस 2025 के ये 3 दिन संगीत, नृत्य, हास्य और कविताओं का अनूठा संगम होंगे। पटना शहर इस भव्य आयोजन का गवाह बनेगा। बिहार सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 27,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधानसभा में बताया कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। अब तक 17,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इसके अलावा 10,000 अन्य पदों की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC को अधियाचना भेज दी गई है। इससे जल्द ही योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा और राज्य के अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिहार में कुल 534 प्रखंडों में 326 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कार्यरत हैं। इसके अलावा 1,494 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र APHC भी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार का लक्ष्य इन केंद्रों में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 3,623 विशेषज्ञ चिकित्सक, 667 सामान्य चिकित्सक और 808 दंत चिकित्सकों की बहाली के लिए अधियाचना भेजी गई है। वहीं GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के 7,903 रिक्त पदों पर भी नियमित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। जनरल सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञ के 542 पदों को भरने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया गया है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए 216 अस्पतालों को फर्स्ट रेफरल यूनिट FRU में बदला जाएगा। इन अस्पतालों में 24 घंटे प्रसव और सिजेरियन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी 100 अस्पतालों में यह सेवा शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कर्नाटक के शिवमोगा से सांसद BV राघवेंद्र को लिखा गया एक पत्र सामने आने के बाद बिहार में
राजनीति तेज हो गई है। 31 दिसंबर 2024 को लिखे गए इस पत्र में कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) के बेगूसराय स्थित क्षेत्रीय स्टेशन को 15वें वित्त आयोग की अवधि वित्त वर्ष 2021 से 2025 के दौरान शिवमोगा में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है। चौहान ने आगे कहा है कि ये कदम कर्नाटक में मक्का के अधिकतम उत्पादन को बढ़ावा देगा और वहां के किसानों व अन्य हितधारकों को इसका फायदा मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री व बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि इस संबंध में 17 जनवरी 2025 को ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी टेलीफोनिक वार्ता हो चुकी है, जिसमें मक्का अनुसंधान केंद्र को बेगूसराय में ही बनाए रखने की बात रखी गई थी। कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि इस संबंध में जो भी पत्र पूर्व में जारी किया गया था, उसे अगले सप्ताह के भीतर निरस्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री व बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि इस संबंध में पहले भी स्पष्ट जवाब दिया जा चुका था। बावजूद इसके कुछ लोग लिखित स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने को लेकर भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सांसद गिरिराज सिन्हा ने बिहार व बेगूसराय की जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या गलत सूचना पर ध्यान न दें और निश्चिंत रहें कि मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में ही रहेगा। इधर इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद ने केंद्रीय कृषि मंत्री का पत्र एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए और भाजपा से सवाल किया है कि उन्हें बिहार और बिहार के किसानों से क्या दिक्कत है। उन्होंने बिहार से कर्नाटक ले जाने के फैसले का विरोध करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। चुनावी साल होने के कारण विपक्ष इस मसले को जोर शोर से उठाने की बात कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार ने अब तक उस आदेश को निरस्त नहीं किया है। ये जो आज बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र पर अफवाह फैला रहे हैं, उस पे हमने 17 जनवरी को ही पहल कर दी थी। मेरे सांसद रहते ये भरोसा रखें कि ये कहीं नहीं जाएगा। मक्का उत्पादन में बिहार के अन्नदाता किसान पूरे देश में अव्वल है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह फैसला किसान और बिहार विरोधी है। बिहार के अन्नदाता इसका हिसाब करेंगे। पटना में ओला, उबर और रैपिडो ने कैब का किराया बढ़ा दिया है। राजधानी के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब कैब में अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। सोमवार से इसका किराया 20 से 25% तक बढ़ गया है। नॉर्मल दिनों से अब अधिक किराया देकर लोग सफर करने पर मजबूर हैं। यात्रियों का दबाव बढ़ने पर कैब का इंतजार भी लोगों को काफी देर तक करना पड़ रहा है। ओला, उबर और रैपिडो ने कैब का किराया सोमवार से 20 से 25% तक बढ़ा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते एक सप्ताह से ऐप आधारित कैब की बुकिंग सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक हो रही है। बुकिंग की तुलना में कैब कम पड़ जा रहे हैं। रैपिडो के इंचार्ज गौतम ने यह भी बताया कि फिलहाल इन समस्याओं की वजह से मैनेजमेंट भी काफी परेशान चल रहा है। हालांकि इंचार्ज ने आश्वासन दिया है कि 2 दिनों के अंदर पैसेंजरों की सभी परेशानियों को हल कर दिया जाएगा और कैब का फेयर सामान्य दिनों की तरह हो जाएगा। राजधानी पटना के रैपिडो ऐप के इंचार्ज गौतम ने इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए बताया कि बीते 10 दिनों से ऐप के द्वारा कैब की बुकिंग करीब 35% तक बढ़ी हुई है। वहीं कई बुकिंग में तो कैब कम होने की वजह से सिर्फ ऑटो का विकल्प भी दिया जा रहा है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आज आरजेडी प्रमुख लालू यादव ईडी के समक्ष पेश होंगे। पटना में बैंक रोड स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में ईडी के अधिकारी लालू यादव से पूछताछ करेंगे। इससे पहले ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप से पूछताछ की थी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राबड़ी यादव और तेज प्रताप यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया था। वहीं ईडी ने आज बुधवार को लालू यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। गौरतलब है कि राबड़ी देवी और तेज प्रताप मंगलवार को 10 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान उनकी बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती भी मौजूद थी। ईडी ने राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे जबकि तेज प्रताप से 4.5 घंटे तक पूछताछ की थी। अधिकारियों ने दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर कई सवाल किए। सूत्रों की माने तो ईडी ने राबड़ी से 7 सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर सवालों के जवाब साफ साफ नहीं दिए। वहीं वे कई सवालों के जवाब टाल गईं। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला कैसे लिया?
पटना के सगुना मोड़ पर अपार्टमेंट की जमीन कैसे हासिल की गई? इन संपत्तियों की खरीद के लिए पैसे कहां से आए? आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित की? जिन व्यक्तियों से नौकरी के बदले जमीन प्राप्त की, उन्हें आप कैसे जानती हैं? आप उन लोगों से पहली बार कब मिली जिन्हें रेलवे में नौकरी दिलवाई? रेलवे में नौकरी पाने वाले लोग आपके संपर्क में कैसे आए? बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी राबड़ी देवी से 2 साल में दूसरी बार पूछताछ की है, जबकि तेज प्रताप यादव से पहली बार पूछताछ की गई। इससे पहले 29 जनवरी को ईडी ने लालू से भी 10 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं 30 जनवरी 2024 में तेजस्वी यादव से भी 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। जमीन के बदले नौकरी, लैंड फॉर जॉब घोटाला पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में 2004 से 2009 के बीच ग्रुप डी पदों पर हुई नियुक्तियों से संबंधित है। इस मामले में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव, जो उस समय रेल मंत्री थे, ने उम्मीदवारों से उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन हस्तांतरित करवाने के लिए कहा। इसके बदले में उन्हें रेलवे में नौकरियां दी गईं। सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, 2 बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब तक 30 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिल चुकी है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई को जांच के दौरान पता चला कि रेलवे में नौकरी देने के बदले लालू यादव के परिवार को 7 प्लॉट्स मिले। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के नाम पर 3, लालू की बेटी मीसा भारती के नाम पर 1, लालू यादव की दूसरी बेटी हेमा यादव के नाम पर 2 और राबड़ी देवी की कंपनी एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। गया के महाबोधि मंदिर परिसर से पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर 5 पांडव मंदिर के भीतर रखी धार्मिक पुस्तक लेकर भागने के प्रयास का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोग उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं। उन्हें जेल भेज दिया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपी बोधगया मंदिर अधिनियम 1939 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों में से थे, जिस पर अधिकारी ने बताया उन्होंने इसी तरह के नारे लगाए, लेकिन वे भिक्षु नहीं हैं। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। यह मंदिर बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह घटना शहर में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच हुई। प्रदर्शनकारी बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के सभी सदस्य बौद्ध हों। महाबोधि मंदिर प्रबंध कारिणी समिति बीटीएमसी इस मंदिर के प्रबंधन का जिम्मा संभालती है। वर्तमान में समिति में 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य हैं तथा गया के जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष हैं। यह व्यवस्था अधिनियम के अनुसार 1949 से लागू है। गया के जिलाधिकारी सह समिति अध्यक्ष त्यागराजन एसएम ने घटना पर बताया, 2 लोग अचानक महाबोधि मंदिर परिसर के अंदर 5 पांडव मंदिर में घुस गए और वहां रखी एक धार्मिक पुस्तक लेकर भागने की कोशिश की। दोनों नारे भी लगा रहे थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित वह तुरंत मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया। पुलिस ने बाद में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का दुस्साहस चरम पर है। जिले में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। यह वारदात सदर थाना क्षेत्र स्थित ठाकुर हाउस के पास देर रात घटी, जहां हमलावरों ने घात लगाकर इस अपराध को अंजाम दिया। मृतक की पहचान पताही वार्ड संख्या 3 निवासी रामकिशोर चौधरी उर्फ टुनटुन चौधरी 45 के रूप में हुई है। वे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और इलाके में काफी सक्रिय थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात वे यादव नगर गेट से पान खाकर अपनी बुलेट बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने ठाकुर हाउस के पास उन्हें रोक लिया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगते ही वे जमीन पर गिर पड़े, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे की वजह आपसी रंजिश हो सकती है। हालांकि हर एंगल से जांच की जा रही है।
रामकिशोर चौधरी के परिजनों ने इस हत्या को साजिश बताया है। उनका कहना है कि वे काफी दिनों से कुछ लोगों के निशाने पर थे और उन्हें धमकियां भी मिल रही थीं। परिजनों ने पुलिस से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद, व्यवसायिक दुश्मनी या आपसी रंजिश जैसे एंगल पर जांच की जा रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन इस साल बिहार में होगा। बिहार के 5 जिले पटना, राजगीर, नालंदा, भागलपुर, गया एवं बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत बेगूसराय में फुटबॉल, भागलपुर में बैडमिंटन के मैच प्रस्तावित हैं। सबसे अधिक खेलों की मेजबानी राजगीर खेल अकादमी में प्रस्तावित है। पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और बेगूसराय में इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित शहरों में खेल अधिसंरचनाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है। बिहार के खेल और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर भीमराव राजेंद्र, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रनाथ शंकरन एवं खेल निदेशक महेंद्र कुमार ने बेगूसराय और भागलपुर जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत विकसित हो रहे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का दौरा किया। इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन इस साल बिहार में होगा। बिहार के 5 जिले पटना, राजगीर, नालंदा, भागलपुर, गया एवं बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत बेगूसराय में फुटबॉल, भागलपुर में बैडमिंटन के मैच प्रस्तावित हैं। सबसे अधिक खेलों की मेजबानी राजगीर खेल अकादमी में प्रस्तावित है। पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और बेगूसराय में इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित शहरों में खेल अधिसंरचनाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है। बिहार के खेल और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रनाथ शंकरन एवं खेल निदेशक महेंद्र कुमार ने बेगूसराय और भागलपुर जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत विकसित हो रहे खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का दौरा किया। राज्य में खेल इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य के हर जिले में खेल अधिसंरचना विकसित किया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य के बेगूसराय और भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मंगलवार को खेल विभाग के अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया। टीम में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र, राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रनाथ शंकरन और खेल निदेशक महेंद्र कुमार शामिल थे। इन अधिकारियों ने दोनों जिलों में जिला अधिकारियों और खेल पदाधिकारियों से मुलाकात की और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ने बिहार की मौजूदा स्थिति पर दुष्यंत कुमार की कविता पढ़ते हुए कहा कि कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, ये तो चिराग भी मैसर नहीं शहर के लिए। आगे उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की 2 करोड़ की नौकरी देने की घोषणा छलावा साबित हो रही है। सरकार को 1.5 लाख लोगों को बहाल करना था, लेकिन जिनका परीक्षा परिणाम आया और उनको नियुक्ति पत्र देनी थी, उनको भी नौकरी नहीं मिली। वह कांग्रेस की ओर से गांधी जी के भितिहरवा आश्रम से रविवार को आरंभ पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा के दूसरे दिन सोमवार को बेतिया के हरिवाटिका स्थित एक विवाह भवन में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया का हर 5वां आदमी भारतीय है, लेकिन यहाँ के समाज का दुर्भाग्य है कि बिहार के युवकों को नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने आत्महत्या की बात करने वाले युवकों को ऐसा करने से मना करते हुए उनसे संघर्ष करने और इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। कहा कि तमाम जगह दाल भात और चोखा खाकर परीक्षा की तैयारी करता है। एक तो युवक परीक्षा का परिणाम ही नहीं आता और आता भी है तो उसको नौकरी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि यह अन्याय के खिलाफ पदयात्रा कांग्रेस की पदयात्रा नहीं, बल्कि हर उस बेरोजगार नवयुवक और पलायन करने वाले मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए पदयात्रा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरीबदास ने कहा कि इस पदयात्रा का नेतृत्व कन्हैया कुमार नहीं बल्कि बेरोजगार हलचल सिंह और अवधेश यादव कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के नौजवानों और मजदूरों से इस अभियान में शामिल होने की अपील किया। प्रेस वार्ता में शामिल हलचल सिंह और अवधेश यादव ने अपनी 2019 से लेकर 2024 तक परीक्षाओं का प्रवेश पत्र, रिजल्ट सीट और परीक्षा रद्द कर दिए जाने का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कैसे वे नौकरी की परीक्षा तैयारी के लिए अपनी भूमि गिरवी रख चुके हैं और नौकरी नहीं मिलने से गरीबी के कारण न तो भूमि छुड़ा पा रहे हैं और बहन की शादी कर पा रहे हैं। बताया कि इस कारण कई लड़के आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 12 के परिणाम देखने के लिए
छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihargov.in खोलनी होगी। फिर इंटर कक्षा 12 के परिणामों के लिए विशेष रूप से लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें। अब मांगी गई जानकारी लिखें और इसमें आपका रोल नंबर और जन्म तिथि शामिल है। बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड बीएसआईबी की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए रिजल्ट जारी होने से पहले टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसमें बोर्ड के अधिकारियों द्वारा टॉपर्स लिस्ट में शामिल होने वाले छात्रों का इंटरव्यू और टेस्ट लिया जाता है। बता दें कि टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लंबी होती है। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। बिहार बोर्ड टॉपर्स वेरिफिकेशन में सबसे पहले छात्र के कॉपी की फिर से जांच होती है। कॉपी चेक होने के बाद टॉपर्स का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में पेपर के कुछ मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। टॉपर्स वेरिफिकेशन के दौरान कुछ सवालों को हल करने को भी कहा जाता है। वेरिफिकेशन के लिए शामिल होने वाले छात्रों के जवाब और परफॉर्मेंस के आधार पर ही अंक निर्धारित होता है। इस साल बिहार बोर्ड की 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक हुई, जिसमें करीब 13 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए। इसके बाद 10वीं मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित की गईं और इनमें लगभग 15 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सभी परीक्षाएं समय पर खत्म हो गई थीं। छात्र सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं। होम पेज पर बिहार बोर्ड रिजल्ट 2025 या बिहार बोर्ड रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। रोल नंबर, रोल कोड और अन्य डिटेल्स दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट। सेंट्रल जेल शहीद खुदीराम बोस में बंदियों के लिए तैयार की जा रही कुर्ता पैजामा का सूबे के काराओं में काफी डिमांड है। मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा के अधीन आने वाले सभी मंडल व उप काराओं में बंदियों के बीच में यहां तैयार बंदी कुर्ता पैजामा, जंघिया, गमछा, चादर, हाजती कुर्ता, हाजती पैजामा, हाजती जांघिया और गंजी के साथ साथ गमछा, टोपी और चादर की भी सप्लाई की जाती है। पहले केंद्रीय कारा में हस्तकरघा उद्योग में एक शिफ्ट में ही काम चल रहा था, लेकिन अलग अलग मंडल व उप कारा से डिमांड बढ़ने के बाद अब 2 शिफ्ट में 100 से 110 बंदी काम कर रहे हैं। बंदियों के द्वारा एक दिन में 300 मीटर कपड़ा तैयार कर 60 से 70 पीस बंदी कुर्ता पजामा बनाया जाता है। सूत से कपड़ा तैयार करने, फिर कपड़े की कटिंग करके उसकी टेलरिंग और फिनिशिंग के लिए अलग अलग बंदियों की जिम्मेवारी तय की गई है। सेंट्रल जेल के स्टॉक में 440 कैदी कुर्ता पैजामा, 433 जंघिया, 260 कैदी गमछा, 90 कैदी चादर, 925 हाजती कुर्ता पैजामा, 110 हाजती जंघिया, 148 हाजती गंजी, 310 हाजती गमछा और 570 हाजती चादर मौजूद है, जिसकी सप्लाई मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के बंदियों के बीच में भी काफी संख्या में की गई है। सेंट्रल जेल के अधीक्षक ब्रिजेश सिंह मेहता ने बताया कि सेंट्रल जेल के हस्तकरघा उद्योग में विचाराधीन व सजा याफ्ता कैदियों के लिए कुर्ता पैजामा के साथ साथ उनके दैनिक इस्तेमाल का सभी वस्त्र बनाया जाता है। बंदियों के डिमांड के अनुरूप सप्लाई किया जाता है। सेंट्रल जेल में तैयार जज व अधीक्षक की कुर्सी का 2024 में सबसे अधिक डिमांड आया। हेड मिस्त्री के रूप में 2013 से काम करने वाले सजावार बंदी इंद्र कुमार शर्मा उर्फ इंदल ठाकुर है। वह जेल आने से पहले पुणे में काम करता था। हत्या के केस में सजा याफ्ता होने के बाद से वह जेल में फर्नीचर उद्योग की कमान संभाल रहा है। जेल प्रशासन का कहना है कि मॉडल के डिजाइन के अनुसार डिमांड जेल कोर्ट से भेजा जाता है, जिसके आधार पर सामान तैयार करके उनको सप्लाई किया जाता है। सेंट्रल जेल के अंदर बंदियों का कपड़ा धोने के लिए साबुन भी बनाया जाता है। इसके अलावा फिनाइल भी तैयार किया जा रहा है। सरसों तेल, मसाला, सत्तू का भी निर्माण बंदियों के द्वारा किया जा रहा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसआईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बीएसआईबी सुपर 50 फ्री कोचिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव किया है। यह कोचिंग विशेष रूप से उन छात्रों के लिए शुरू की गई थी जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनआईटी की तैयारी कर रहे हैं। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यह था कि ऐसे बच्चे जो इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उन्हें भी प्राय इन पर गाइडेंस और कोचिंग मिल सके।
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई BSIB सुपर 50 एक निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम है जो बिहार के मेधावी छात्रों को IIT JEE और नीट परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करता है। इस कोचिंग का मुख्य उद्देश्य योग्य और मेहनती छात्रों को बेहतरीन शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित कराना और उन्हें देश के प्रमुख तकनीकी एवं मेडिकल संस्थानों में प्रवेश दिलाने में सहायता करना है। ऐसे छात्र जो वर्तमान में BSIB, CBSE, ICSE या किसी अन्य बोर्ड से कक्षा 10 की परीक्षा दे रहे हैं और बिहार बोर्ड से कक्षा 11 में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, वे इस कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा BSIB में पहले से कक्षा 11 में पढ़ रहे छात्र भी इस निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए पात्र हैं। इस कोचिंग के लिए बिहार के 9 प्रमुख जिलों में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं: मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया, मुंगेर। इच्छुक उम्मीदवार अपने नजदीकी जिले में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2023 को सुपर 50 फ्री कोचिंग का उद्घाटन किया था। इसके प्रथम बैच सत्र 2023 से 25 के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता हासिल की है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने समिति के मुख्य भवन में गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान के 4 छात्रों यशराज, सन्नी कुमार, आशीष कुमार और सचिन कुमार ने 99% से अधिक हासिल किया है। BSIB के 99 में से कुल 23 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक और 39 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक हासिल किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSIB द्वारा आयोजित इस निःशुल्क कोचिंग में छात्रों की तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए हर महीने 2 बार OMR टेस्ट और कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT आयोजित किए जाएंगे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव को नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। RZZ के MLC सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को मीडिया से बात की। राजद के शीर्ष नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाने पर उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आता है, ED, CBI और आयकर विभाग सक्रिय हो जाते हैं। सुनील कुमार सिन्हा ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, ED प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन भेजा जाना कोई नई बात नहीं है। ये सुनते सुनते हम लोगों के दोनों कान पक गए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव आता है तो उनके भाजपा के 3 हार्डकोर कार्यकर्ता ED, CBI और आयकर विभाग बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। भाजपा के हार्डकोर कार्यकर्ता भी उतना बेहतरीन काम नहीं कर पाते हैं जितना ये 3 संस्थाएं करती हैं। कहने के लिए ये स्वायत्त हैं, लेकिन एक कप चाय भी बिना आका के आदेश के नहीं पीते। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है। उन्होंने कहा कि चाहे किसान का मामला हो या युवाओं की बेरोजगारी का, सरकार हर जगह फेल हो चुकी है। बेतहाशा हत्या और अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और रोजाना ज्वेलरी की दुकानों को लूटा जा रहा है, लेकिन उनके पास अपने कार्यकर्ताओं, जांच एजेंसियों को लगाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। MLC सुनील कुमार सिंह ने कहा, राबड़ी देवी को सैकड़ों बार आयकर विभाग, CBI और ED का नोटिस भेजा गया है और हर बार वे पूछताछ के लिए गई भी हैं। हर बार एक ही सवाल पूछा जाता है जिसका उन्होंने हर बार जवाब दिया।